पूर्वी दिल्ली में बुधवार सुबह से ही बारिश का दौर जारी। बारिश से बड़ी ठंड, कई जगह पर हुआ जल भराव, लोगों को आने जाने में उठानी पड़ी तमाम परेशानियां। कड़कड़ुमा कोर्ट में वर्चुअल होगी सुनवाई। वकीलों का कहना यह अच्छा फैसला है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई से बचा सकता है भीड़भाड़ से। वीकेंड कर्फ्यू को लेकर दुकानदार दिखे परेशान। वीकेंड कर्फ्यू से हो रहा है भारी नुकसान। पहले सरकार ने लागू किया ऑड इवन, अब वीकेंड कर्फ्यू। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट। जीटीबी, राजीव गांधी और यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तैयारियां शुरू। अस्पतालों में बढ़ाई जा रही है ऑक्सीजन बेड्स की संख्या। और गांधीनगर मार्केट में चोरों ने दुकान को बनाया अपना निशाना। दुकान का ताला तोड़कर की लाखों की चोरी। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई तस्वीरें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी ने दिल्ली एनसीआर में ठुठुरन बढ़ा दी है। दिल्ली में बुधवार सुबह से लगातार हो रही बारिश से मौसम में काफी बदलाव आया है और ठंड से लोग अपने घरों से बाहर कम ही निकल रहे। बारिश में कई जगहों पर जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली है। पूर्वी दिल्ली में एक जगह जगह देखने को मिली, जिससे ऑफिस जाने वाले लोगों को तमाम परेशानियां भी उठानी पड़ी हैं। हालांकि मौसम विज्ञान विभाग की माने तो आने से वाले 2 से 3 दिन और बारिश हो सकती है, जिससे ठंड और बढ़ेगी और प्रदूषण लेवल में सुधार देखने को मिल रहा है। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला और बारिश के दौरान लोगों को आने जाने में परेशानियां भी हुई। तो दिल्ली में बुधवार सुबह से ही बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही ये चेतावनी दी थी कि दिल्ली में बारिश हो सकती है और ऐसे में आज सुबह से ही इस तरीके का नज़ारा जो है वो देखा जा रहा है कि बारिश जो है लगातार हो रही है। हालांकि बूंदाबांदी के रूप में ये बारिश हो रही है और मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक इस तरह की जो धीमी बारिश है वो दिल्ली में देखी जा सकती है, जिसके बाद लोगों को थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन तापमान में भी काफ़ी कमी दर्ज की जा रही है। इसके अलावा मैदानी इलाकों की बात करें तो मौसम विभाग ने ये भी चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों में और इसके बाद कई दिनों तक जो बारिश का सिलसिला है वो और भी इलाकों में देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैन, सीसीएन। पूर्वी दिल्ली के कड़कड़ुमा कोर्ट में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर वर्चुअल सुनवाई का फैसला लिया गया है, जिससे कि कोरोना नियमों का पालन हो सकेगा। वहीं कड़कड़ुमा के वकीलों का कहना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होना अच्छा फैसला है। कोरोना के समय जितना बचाव हो सके उतना किया जाना चाहिए। वर्चुअल सुनवाई से भीड़भाड़ से बचा जा सकता है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होगा। अगर हो सके तो कोरोना खत्म होने के बाद भी ये रूल लागू रहना चाहिए। ऑनलाइन ही कम काम हो तो ज्यादा बेहतर होता है। देखिए, बेसिकली वर्तमान जो नया वेरिएंट कोविड का है उसके चलते जो एहतियाती बरतनी चाहिए, उसके हिसाब से मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा कदम है। और जो वर्चुअल हियरिंग के माध्यम से अब कोर्ट की सुनवाई हो रही है तो ये ज़रूरी है, क्योंकि कोविड की जो स्थिति है उसके बढ़ते मामले पूरे विश्व भर के अंदर रोज़ 50-50 हज़ार नए मामले आ रहे हैं। तो उसके चलते वकीलों की सेफ्टी, जजेस की सेफ्टी, स्टाफ की सेफ्टी और जो सिक्योरिटी है उसकी सेफ्टी को देखते हुए मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कदम है। मेरे हिसाब से जो ये वर्चुअल हियरिंग का सिस्टम है ये बहुत ही अच्छा है वकीलों की सेफ्टी के लिए, जजेस की सेफ्टी के लिए और क्लाइंट्स की सेफ्टी के लिए। क्योंकि जब तक हम कोर्ट की भीड़ भाड़ को कम नहीं करेंगे, जब तक ये कोरोना से हमें जीत पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वर्चुअल हियरिंग बहुत ही अच्छी है मेरे हिसाब से। हमें इसी पे काम करना चाहिए। देखिए, आजकल के माहौल के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोर्ट जो हमारे जुडिशियल सिस्टम है उसमें जो फिज़िकल हियरिंग बंद करके कोरोना के टाइम में जो ऑनलाइन हियरिंग जो वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से हो रही है और हमारा पूरा का पूरा सिस्टम जो ऑनलाइन अब काम कर रहा है, ये बहुत अच्छा एक कदम है। और आगे आने वाले समय के लिए भी मैं तो कह रहा हूँ, कोविड का टाइम जब निकल भी जाएगा उसके बाद भी इसको हमें परमानेंट कर देना चाहिए। क्योंकि आज से आप देखिए 1-1.5 साल पहले तक जब तक कोविड नहीं था, हम कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि किसी मुजरिम को या किसी पार्टी को सम्मन जो है हम व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे वो इतना नेचुरलाइज हो चुका है सारे एडवोकेट्स के अंदर कि भैया सम्मन और ईमेल पे भी हम
जो है सबको सम्मन भेज सकते हैं पार्टीज़ को, और ऑनलाइन उसमें स्पीडी काम और ज़्यादा बल्कि इसमें देखने को मिल रहा है। फैसला कुछ हद तक सही है, लेकिन अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशंस फॉलो करी जाएं, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो करी जाएं, ऐसा नहीं है कि फिजिकल हियरिंग्स हो नहीं सकती हैं, बिल्कुल इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, बस प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करने की ज़रूरत है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना को लेकर सरकार ने मार्केट में दुकानों को खोलने का समय 10 बजे से रात 8 बजे तक लागू कर रखा है। पहले सरकार ने ऑड इवन लागू किया और अब वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया है, जिससे कि दुकानदारों को काफी परेशानी हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि अर्थव्यवस्था पहले ही चरमराई हुई है और वीकेंड में ही लोग मार्केट में सामान लेने के लिए आते हैं, लेकिन अब वीकेंड कर्फ्यू के बाद जो बिक्री पहले होती थी वो अब नहीं होगी, जिससे भारी नुकसान दुकानदारों को उठाना पड़ सकता है। सैटरडे और संडे अगर लगता है और लोगों को लगता है कि काम बाकी 4 दिन सप्ताह में रहेगा तो लगना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी, अर्थव्यवस्था को तो नुकसान निश्चित रूप से पहुंचेगा और सरकार का प्रयास रहना चाहिए कि किसी भी प्रकार आदमी, क्योंकि अगर आदमी आप देखें तो 70% लोग यहाँ पर गरीबी की अवस्था में रहते हैं। 500-600 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर जो प्याज और गुड़ से खाना खा लेता है, उसको पैसे तो चाहिए ना। तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ सैटरडे और संडे जो है ना वही रहना चाहिए। इसके बाद 5 दिन का जो समय है वो लोगों के लिए काम करने का अवसर प्रदान होना। देखिए, ये जो दिल्ली सरकार ने जो फैसला लिया है वीकेंड में जो कर्फ्यू लगाने का, इसकी जगह का अगर कुछ और उपाय वो निकालते तो ज़्यादा बेहतर होता दिल्ली के जनता के लिए। जी देखो, नुकसान क्योंकि अभी पिछले लॉकडाउनों से या पिछले जो ये बंद हुआ था लॉकडाउन में, उसी से लोग नहीं उभर पाए हैं। अभी धीरे धीरे काम धंधा वापसी की और आने को था, लेकिन लगता है फिर जितने दुकानदार हैं या व्यापारी लोग हैं उनको फिर बेचारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए तो जितने भी लेबर क्लास के बंदे उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पहले ही 2 लॉकडाउन से उभर नहीं पाए, वो तीसरा लॉकडाउन के लिए लगा दिया है, इससे तो बहुत दिक्कत है लोगों की। कर्फ्यू भाई साहब देखो, एक तो वैसे काम नहीं है दुकानदारों के पास में, ऊपर से ये पहले कभी ओड इवन का रहा कि ओड इवन में परेशान था दुकानदार, उसके बाद में ये वीकेंड और लगा दिया, उसमें तो बिल्कुल ही मिट्टी पलीत कर दी ये केजरीवाल सरकार ने। भाई साहब काम वैसे ही नहीं है, वीकेंड और लगा दिया तो मतलब दुकानदारों का तो कुछ सोच ही नहीं रहा। दिल्ली में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन भी अपनी तैयारियां कर रहा है। सीमापुरी के एसडीएम ने बताया कि जीटीबी अस्पताल और रामलीला ग्राउंड में बना अस्थायी अस्पताल, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का कोविड केयर सेंटर और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अपनी तैयारियां पूरी कर चुके हैं। सभी तैयारियां पूरी लगभग हो चुकी हैं। अभी जीटीबी अस्पताल में मरीजों का एडमिशन भी चालू है। जिस मरीज को जीटीबी अस्पताल में एडमिशन नहीं मिलता है उसके लिए रामलीला ग्राउंड में एडमिशन लागू किया गया है, वहां पर एडमिशन मिल जाता है, जहां सभी बेड ऑक्सीजन बेड हैं। इस बार जीटीबी और रामलीला ग्राउंड अस्पताल के बेड मिलाकर 1800 बेड हो जाएंगे। फिलहाल अभी रामलीला ग्राउंड में 500 बेड हैं, वहीं जीटीबी अस्पताल में 600 बेड चालू हैं। राजीव गांधी अस्पताल में 150 बेड की सुविधा शुरू की गई है। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 50 ऑक्सीजन बेड हैं। जीटीबी हॉस्पिटल में मरीज भर्ती हो रहे हैं और जीटीबी हॉस्पिटल की 2 लिंक फैसिलिटीज हैं। एक तो रामलीला ग्राउंड में वो फुल वर्किंग है, वहां पे अगर कोई किसी पेशेंट को जीटीबी में एडमिशन नहीं मिलता तो उसको रामलीला ग्राउंड वाली फैसिलिटी में एडमिशन दिला दिया जाएगा। और ऐसा लगता है कि मरीज बहुत ज्यादा हो सकते हैं फ्यूचर में, तो हम उसके लिए भी यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी तैयार करने की स्थिति में खड़े हुए हैं। तो जैसे ही जरूरत होगी तुरंत हम उसको ओपन करके शुरू कर देंगे। सर, क्या इस बार ऑक्सीजन की कमी जब पिछली बार रही थी, इस बार ऐसी तैयारियां की गई हैं कि कमी ना रहे? इस बार ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह तैयार है। डीएम सुश्री प्रांजल पाटवी के निर्देशन में जिला प्रशासन पूरी तैयारी के साथ खड़ा हुआ है। दिल्ली सरकार ने कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए पहले नाइट कर्फ्यू लगाया, अब वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया। लोगों का कहना है कि नाइट कर्फ्यू लगते ही चोरों के हौसले और बुलंद हो जाते हैं। चोरी का एक ताजा मामला शाहदरा जिला के गांधीनगर इलाके से आया है, जहां रात में चोरों ने एक दुकान को अपना निशाना बनाया। जैसा कि आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि पहले चोरों ने एक दुकान का ताला तोड़ा और ताला तोड़ने के बाद चोर दुकान के अंदर गया और दुकान में रखे करीब 2.5 से 3 लाख का कैश लेकर मौके से फरार हो गया। दुकान के मालिक को पता लगा तो उसने पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी में कैद चोरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ताले टूटे हैं मेरी दुकान के। मेरी दुकान है गुरुद्वारा गली में भगवती के नाम से, और 6:30 बजे समथिंग मेरे पास मेरे स्टाफ की कॉल आई थी
कि भाई साहब दुकान का शटर टूटा हुआ है। उस टाइम मैं आके देखा है और मैंने रिकॉर्डिंग वगैरह चेक किया तो मेरी रिकॉर्डिंग में 5:00 पे आए हैं 3 लड़के हैं जिन्होंने शटर उठाया है। शटर उठाने के बाद एक लड़का अंदर चला गया है और सीधा काउंटर पे गया है गले से हमारे लॉक पे, और उसने लॉक तोड़े हैं। लॉक तोड़ के उसने और कैश निकाला है। कितना कैश था? ये 1 लाख रुपए थे, 2.5-3 के समथिंग बीच में था कैश। तक तो कुछ भी नहीं है। वारदात तो हमारी गली में हुई है, फिर उसके बाद एक आगे भी गए उसमें भी हुई है। 2-3 जगह उन्होंने वारदात की है और वो 3 ही लड़के हैं। मैंने गुरु गोविंद सिंह ने भी रिकॉर्डिंग देख के आया था, वो 3 ही लड़के से। सब्जियों के दामों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। मौसम में बदलाव होने के बाद टमाटर और प्याज के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। हालांकि कई हरी सब्जियों के दामों में गिरावट आई है। दुकानदारों ने बताया कि जल्दी सब्जियां महंगी होने की संभावना है। टमाटर की बात करें तो वो 40 से 50 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं प्याज के दाम भी 50 से 60 रुपए प्रति किलो के आसपास है, जिससे कि लोगों की जेब पर काफी असर पड़ रहा है। किचन का बजट भी बिगड़ रहा है। टमाटर 50-40, प्याज 35-40, घटते बढ़ते रहते हैं। प्याज वही रेट चल रही है, 40 ही चल ही रहा है जी शुरू से ही। सारा सब्जी में उछाल गिरा तो होता रहता है जी। सब कभी ये बढ़ेगा तो घट जाएगा, वो घटेगा तो ये बढ़ जाएगा, ऐसे बात। मटर की बात करें या फिर अगर गोभी की बात करें, बैंगन की बात करें, इनके रेट क्या है? मटर 40 रुपये किलो, गोभी भी 40 रुपये किलो। मटर 40 है, गोभी भी 40 है, बैगन भी 40 है। हाँ, महंगी हो गया है, 50 रुपये किलो बिक रहा है। टमाटर 40 है, पहले से बढ़े है 10 रुपये किलो। अब तो है अभी संभावना बढ़ने का। गोभी चल रहा है 40 रुपये किलो, अदरक चल रहा है 60 रुपये किलो। अभी तो महंगी हो रही है भिंडी। भिंडी, परवल, करेला। ये क्या रेट चल रहा है? परवल चल रहा है 100 रुपये किलो, भिंडी 160 रुपये किलो। भिंडी पे कितने रेट बढ़े होंगे लगभग? भिंडी के रेट तो बढ़ गया है। भिंडी के रेट 50 रुपये किलो ज़्यादा बिक रहा है। कोई खास फर्क तो नहीं पड़ा है। 1-2 आइटम है जो कि ऑफ सीजन की है, उसके रेट थोड़ा ज़्यादा है। अगर इस रेट में नहीं खरीदेंगे तो किसान मर जाएगा। अगर सब्जियां और सस्ती हो जाएंगी तो किसान को तो पैसे नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही है रेट। सर्दियों में सस्ती होती है हमेशा सब्जी, गर्मियों में महंगी होती है। एडीएमसी मुख्यालय में स्थायी समिति की बैठक में बीएस पवार ने बजट भाषण पेश किया। भाषण में पवार ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाए और कहा कि दिल्ली सरकार विधायक निधि विधायकों को नहीं देती है, लेकिन दिल्ली सरकार निगम को फंड नहीं देती है और एडीएमसी फंड में कमी होने के बाद में भी काम कर रही है। स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आगे 2022 में एडीएमसी की स्वच्छता सर्वेक्षण में और बेहतर रैंकिंग आए, इस पर भी निगम लगातार पूरा प्रयास कर रही है। सरकार नगर निगमों का वित्त पोषण नहीं कर रही है। दिल्ली सरकार विधायकों को विधायक क्षेत्र में स्व विवेक विकास के लिए विधायक विकास निधि व्यवस्था करती है, लेकिन निगम पार्षद भी विकास के कार्य कर सकें उसके लिए व्यवधान खड़े करती है। जैसे दिल्ली सरकार ने पार्षदों द्वारा अनधिकृत क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के विकास कार्य करने के लिए प्रतिबंध लगा रखा है, जबकि यह रोक विधायक तथा सांसद के मामले में नहीं है। यह सत्य है कि पूर्वी दिल्ली नगर के पास दिल्ली का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। पूर्वी दिल्ली का 13% भाग केवल अधिकृत रूप में विकसित है, 87% अनधिकृत रूप से बसा है। विशेषकर सालरा उत्तरी क्षेत्र अनुयोजित आधार पर विकसित हुआ है, जिसके कारण पूर्वी दिल्ली नगर निगम की नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उनका विकास कार्य करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ज्यादातर कॉलोनियां निजी रूप से विकसित की गई हैं और सार्वजनिक सुविधाओं को जुटाने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं होता और यह स्थान उपलब्ध होता है तो आवश्यक अनुसार नहीं होता। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व होने के कारण पूर्वी दिल्ली नगर निगम पर नागरिक सुविधाएं जुटाने का सबसे अधिक दबाव रहता है। फिर भी निगम ने इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नगर निगम इस वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण में भाग ले रहा है, जिसके तहत विभिन्न गतिविधियों, कूड़े का पृथक्करण, कूड़े का वैज्ञानिक प्रक्रिया से निस्तारण, घर घर से गीले सूखे कूड़े का अलग अलग संग्रहण, शौचालय निर्माण, स्वच्छता बनाए रखना और स्वच्छता संबंधी व्यवहार परिवर्तन शामिल है। हाल ही में घोषित स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के परिणामों में पूर्वी दिल्ली नगर निगम को पूर्व दिल्ली नगर निगम स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में और बेहतर रैंकिंग लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों में दिल्ली दूसरे नंबर पर है। कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। कहीं ना कहीं तीसरी लहर की आशंका देश में देखी जा रही है और स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के बोल चुके हैं कि दिल्ली में 5वीं लहर है।
डॉक्टर अनिल गोयल का कहना है कि कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में नया वेरिएंट भी आ गया है, ओमिक्रॉन। इसको देखते हुए घर से बाहर नहीं निकलें। अगर जरूरी निकलना है तो मास्क लगाकर निकलें। बाहर से आने के बाद हाथ धोएं। घर में भी सबसे दूरी बनाकर रखें और साथ ही वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन से काफी हद तक बचाव होगा। अस्पताल पहले से ज्यादा तैयार है, पर लोग खुद भी अपना ध्यान रखें और एहतियात बरतने की बात कही है। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में रोज़ाना केसेज आ रहे हैं, तो इसका कारण जानना होगा। कारण ये है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है। इसीलिए WHO ने 26 नवंबर को इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया था। क्या है इसमें प्रॉब्लम कि ये पहली बात तो अगर आज किसी को इन्फेक्शन है, आप उसके साथ बैठे तो आपको अगले दिन ही इन्फेक्शन हो सकता है। इतनी तेज़ी से ये फैलता है। 1 से 3 दिन के अंदर इंक्यूबेशन पीरियड है। सबसे पहले बड़ा खतरा वो है जो कि जिनको वैक्सीन नहीं लगाया। ऐसे देश में 35 करोड़ लोग हैं, आपको आश्चर्य होगा जानकर, जिनको एक वैक्सीन लगी है और दूसरी नहीं लगी। तो इसीलिए सबसे पहले खतरा उनको है। दूसरा खतरा उनको है जो अननेसेसरी भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जा रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन के केस जो है वो बहुत जल्दी डबलिंग में आ रहे हैं और बहुत जल्दी राइज हो रहे हैं, कंटिन्यूसली अब हमारे बीच में आ रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर किसी को माइल्ड फीवर हो जाता है, 1 दिन का बुखार हो जाता है और कुछ गले में खराश या खांसी या जुकाम जैसे सिम्टम्स हो जाते हैं, तो ये ओमिक्रॉन के लक्षण हो सकते हैं। ओमिक्रॉन से बचने के लिए हमारे पास जो तरीके हैं वो बहुत सिंपल हैं, हम जानते हैं और हम इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे कि मास्क लगाना, अच्छे से जो है वो मास्क लगाना चाहिए हमारे को, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, हैंड हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए और घर से कम हमें निकलना चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड अपने स्टेट में, दिल्ली में जो है वो हर जगह हो चुका है और ओमिक्रॉन जो है ज़रूरी नहीं है कि हम जो है वो ट्रैवल करें तो ही हमारे को हो। हम दिल्ली में हैं, ट्रैवल नहीं कर रहे तो भी हमारे को ओमिक्रॉन होने। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।